हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट जो एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है इसको ध्यान में रखते हुए बाल विकास अर्थात सीडीपी के टॉप 50 प्रश्न को कवर करेंगे। आज की वीडियो को पूरे लास्ट तक आप लोग देखिएगा। आज की वीडियो का जो ये प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है। तो कोई भी आपका शिक्षक है, अगर कोई भी टीचर है, अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का वह आकलन कर सकता है या आकलन करना चाहिए। तो जो शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य जो भावनाओं को समझने या समझाने की जो प्रोसेस होती है वह किसके अंतर्गत आएगा, यही आपको बताना। यहाँ पे देखिएगा शिक्षा समाजशास्त्र के अंदर आएगा कि आपका सामाजिक दर्शन के अंदर आएगा कि मीडिया मनोविज्ञान के अंदर आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे विचारों को समझने की बात की गई है। यह जो प्रोसेस होगी यह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल प्रश्न को पढ़ेंगे तो उससे आपके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास। क्षमता को कैसे समझिएगा? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो विद्यार्थी होते हैं, जो बालक होते हैं, उनके भावनाओं को समझा या पढ़ा जाता है। ठीक है, रुचियों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ वो बना सकता हूँ। और उस जो वह व्यवहारवादी का क्या नाम है यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे जेबी वाटसन। ये किसका कथन है दोस्तों? तो याद रखेंगे जेबी वाटसन साहब का कथन है। उन्होंने कहा था कि मुझे एक नवजात बालक दे दो, शिशु दे दो, और उसको मैं डॉक्टर, चोर, डाकू, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी चर्चाओं में प्रश्न रहता है। चलिए आगे चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में। ये गर्भकाल में किया जाता है कि जन्म से किया जाता है कि जीवन प्रयत्न किया जाता है कि किशोरावस्था में किया जाता है। तो जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन होता है वह पूरे जीवन को ध्यान में रख कर किया जाता है। तो याद रखेंगे जीवन प्रयत्न होगा, क्योंकि विकास, किसी भी व्यक्ति के विकास की अगर आपको मापन करना है तो पूरे उसके जीवन का, चाहे वह गर्भकाल हो, चाहे जन्म से हो, चाहे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, सभी अवस्थाओं का आप एनालिसिस करके ही उसके जीवन का आप लोग अध्ययन कर पाएंगे। तो जीवन प्रयत्न ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं एजुकेशनल फिजियोलॉजी के जनक किसे कहते हैं यही आपको बताना है। तो जो आपके याद रखेंगे एजुकेशनल फिजियोलॉजी के जनक हैं वो थॉर्नडाइक साहब हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो आपका अगला 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं याद रखेंगे वो कुंट हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यही आपको बताना है कि कौन ऐसा कथन है जो आपका सही नहीं है। याद रखेंगे वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम होते हैं। बिल्कुल बात ये सही है दोस्तों। यहाँ पे देखा वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है, ये भी बात सही है। विकास सतत प्रक्रिया है, आप लोग पढ़े हैं दोस्तों, निरंतर होती रहती है, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक निश्चित समय सीमा के बाद जो बच्चे के या व्यक्ति के जो शरीर में विकास होता है ना, जो उसकी हाइट होती है, जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। वृद्धि जीवन प्रयत्न नहीं चलती है। तो ये सही नहीं है। तो सही नहीं है तो याद रखेंगे यही आपका सही होगा। यहाँ पे कहा है कि कौन कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह कथन जो है आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है यही आपको बताना है। तो जो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है, सही बात है। संवेग में वृद्धि, ये भी बात बिल्कुल सही है। वजन में वृद्धि, यहाँ याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी देखिए जो सभी का सम्मिश्रण दिया है। आकार, सोच, समझ, कौशलों में जो वृद्धि होती है यही होता है विकास में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कौन
कौन से क्षेत्र हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे मानव विकास को आप लोगों का कौन कौन क्षेत्र है, तो शारीरिक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, संवेगात्मक क्षेत्र और सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्व केंद्रित अवस्था होती है जो बालक की कितने वर्ष से कितने वर्ष की होती है, आपको यही बताना है। तो जो स्व केंद्रित अवस्था होती है ना, वह 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था मानी गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्व केंद्रित अवस्था। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि होती है ना, याद रखेंगे वो मॉन्टेसरी विधि, ये भी बालकों को 1 to 5 के लिए इंपॉर्टेंट है। खेल विधि, खेल खेल से शिक्षा देना। किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी याद रखेंगे। जो सभी विधियां है ना, वह बच्चों को पढ़ाने के लिए विधि अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो शैशवावस्था के लिए छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाने की, जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की विधि है, वो मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि है और आपके किंडरगार्टन विधि। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, तो डी के साथ हम जाएंगे, लॉक कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है, थीम पूछा है कि जो नर्सरी कक्षा होती है इसमें शुरुआत करने के लिए कौन सी जो थीम होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है। याद रखेंगे मेरा पड़ोस होता है कि मेरा विद्यालय होता है कि मेरा परिवार होता है कि मेरा प्रिय मित्र होता है। आपको बता दें दोस्तों, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो सबसे बेस्ट थीम मानी गई है वह जो मानी गई है मेरा परिवार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री में मिले, बिल्कुल अच्छे प्रैक्टिस सेट मिले, तो आप अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कहा है दोस्तों कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने किसके प्रति कठोर होंगे, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपके पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी होते हैं अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं दोस्तों, कठोर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये कौन सी अवस्था बोली जाती है, आपको बता दूं, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु हो जाते हैं, नई नई चीज़ों पर उनके अंदर शोध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और वह अवस्था होती है आपकी उत्तर वाली अवस्था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आपको बता दूं, याद रखेंगे कोल साहब ने और ब्रूस दोनों ने बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ये बात याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, यही आपको बताना है। तो जो बालक के व्यक्तित्व की नींव की बात करें वह बालक के प्रारंभिक जीवन में ही पड़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, शैशवावस्था बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। याद रखेंगे, तो जो याद रखेंगे थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, किसके आधार पर किया, आपको बता दें चिंतन और कल्पना के आधार पर। किसके आधार पर, तो याद रखेंगे जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण उन्होंने किया है, तो व्यक्तित्व वर्गीकरण उन्होंने चिंतन एवं कल्पना के आधार पर किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, कहीं पे पुंग भी बोलते हैं, कहीं पे जुंग भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रसिद्ध शिव मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने किया था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्मुखी एवं बहिमुखी व्यक्तित्व का निर्माण कार्ल जुंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं कि अलग अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों को इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो अलग अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों को इस्तेमाल करने की जो योग्यता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सृजन। याद रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सृजन बोलते हैं। तो इसलिए आपका सृजनात्मकता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 19 नंबर की बात करते हैं कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो किससे होते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, भिन्न भिन्न जो पैटर्न होती है उन बच्चों की पहचान आपको करनी है।
तो वह कैसे बच्चे होते हैं, डिसलेक्सिक्स होते हैं कि आपके सृजनात्मक होते हैं कि आपके जो प्रत्यास्थी होते हैं कि विकलांग होते हैं। तो याद रखेंगे जो जिनके अंदर जो माइंड सेट होता है ना वह अलग अलग पैटर्न पर आधारित होता है। तो अलग अलग सोच पैटर्न वाले बच्चे क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। वो याद रखेंगे, वो नन्हे वैज्ञानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे, याद रखेंगे, जो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वह शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करें, इसके लिए बनाता है कि विद्यार्थियों को अनुशासित करें, इसके लिए बनाता है कि विद्यार्थियों को बेहतर समझे, इसके लिए बनाता है कि पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं, इसके लिए बनाता है। तो याद रखेंगे जो शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वह बच्चे के मूल्यांकन के लिए नहीं बनाया जाता है, अनुशासन में रखने के लिए नहीं बनाया जाता है, विद्यार्थियों की भावनाओं को, विद्यार्थियों की रुचियों को बेहतर तरीके से जो समझे उसके लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं 21 नंबर की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे वृद्धि एवं विकास का जो प्रथम जो आपका चरण होता है, प्रथम सीढ़ी होती है, वह नैतिक विकास होता है कि आपका शारीरिक विकास होता है कि आपका सामाजिक विकास कि आपका मानसिक विकास। आपको बता दें दोस्तों, जो वृद्धि एवं विकास का जो प्रथम अगर कोई एग्जाम्पल में प्रयोग करते हैं दोस्तों तो वह होता है शारीरिक विकास। सर्वप्रथम बच्चा वृद्धि एवं विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो बाल्यावस्था की कौन विशेषता नहीं, यही बता रहा है दोस्तों। अभिवृद्धि में स्थिरता, ये तो बाल्यावस्था की जो आपकी विशेषता है बिल्कुल है दोस्तों। सामूहिकता की प्रबलता, बच्चा समूह में सीखना सबसे बेस्ट समझता है, ये भी है दोस्तों। जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये भी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन विशेषता कौन नहीं है, तो जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी नहीं होती है दोस्तों। याद रखेंगे बच्चे के अंदर जो कूट कूट के जिज्ञासा भरी होती है, बच्चा नन्हा शोधकर्ता होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, उसके अंदर तमाम जिज्ञासाएं, तमाम कल्पनाएं उसके अंदर भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसकी विशेषता नहीं है, ये चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम 23 नंबर प्रश्न की। 23 नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो यहाँ पे देखेगा ये क्या होगा, ये मूर्त संक्रियात्मक स्तर कहलाएगा कि आपका इंद्रिय जनिक गामक स्तर कहलाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक स्तर कहलाएगा कि आपका अमूर्त संक्रियात्मक स्तर कहलाएगा। प्रश्न में ही आंसर सटा है, छिपा है, क्योंकि यहाँ पे देखेगा शिशु जब आँख की बात किया, कान की बात किया, हाथ की बात किया और सोचने की बात किया, मतलब किसकी बात कर रहा है दोस्तों, इंद्रिय जनिक गामक स्तर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यही आप बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे उपेक्षा होती है, याद रखेंगे जो भाषाई हैं दोस्तों इसकी उपेक्षा नहीं होती है। जैविक है इसकी होती है कि आपकी सामाजिक की होती है कि सांस्कृतिक की होती है। आपको बता दें वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चा जो होता है वह समाज से या पुरानी संस्कृति से सीखता है। तो बिल्कुल इनके कथन ये तो हैं, ये भी है दोस्तों, याद रखेंगे, लेकिन जैविक नहीं है। याद रखेंगे जो बायोलॉजिकल है ना दोस्तों, याद रखेंगे इन्होंने बायोलॉजिकल को सीखने में अपना स्थान कोई नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसकी ये उपेक्षा नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्या कह रहा है कि कोहलर का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। जो कोहलर का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे कोहलर का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, अधिगम से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अचानक या दृष्टिगति कुछ भी तरीके से वो सोच सकता है। तो याद रखेंगे कोहलर का जो सिद्धांत होता है, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, यह सीखने से संबंधित होता है।
होता है, लर्निंग से संबंधित होता है, अधिगम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर की बात करते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या होती है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे पियाजे ने बच्चे के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आपको पता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी गामक अवस्था। तो जो पहली है संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक आती है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने, दोस्तों यही बताना है। मैंने बहुत बार आपको बताया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे किनके द्वारा दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि जिसको बोलते हैं दोस्तों IQ के मापन के जन्मदाता कौन है, यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो 1912 में IQ याद रखेंगे किसके द्वारा इस मापन विधि के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो याद रखेंगे टर्मन है। कौन है दोस्तों, याद रखेंगे 1916 में टर्मन के द्वारा ये सब किया गया था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन को कहा जाता है। आगे देखते हैं स्मृति कम करने का उपाय क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो स्मृति कम करने का उपाय क्या है, सीखने में कमी है कि आपकी पाठ की पुनरावृत्ति है कि कम ध्यान देना होता है कि रटना होता है। बहुत अपने आप में चर्चाओं में प्रश्न रहता है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो पाठ की पुनरावृत्ति होती है ना, बार बार पाठ को पढ़ना जो होता है ना, इससे स्मृति कम होती है। याद रखेंगे स्मृति कम करने की जो उपाय हैं वह पाठ की पुनरावृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखना, बहुत लोग रटने के साथ जाएंगे, रटना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, ये बात याद रखेंगे। स्मृति कम करने का उपाय होता है पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार पढ़िए, आपका स्मृति अपने आप कम हो जाएगी। आगे देखते हैं क्रोध व भय प्रकार है किसके है दोस्तों, यही आपको बताना है। अभिप्रेरणा का कि संवेग का कि परिकल्पना का कि मूल प्रवृत्ति का। आपको बता दें क्रोध एवं भय दोनों ही संवेग के प्रकार है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो अभिप्रेरणा के साथ आप जाइएगा तो अभिप्रेरणा का नहीं, अभिप्रेरणा तो 2 प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाह्य, इसको मोटिवेशनल के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्रोध एवं भय का प्रकार क्या है दोस्तों, किसका प्रकार है, संवेग का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर की बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। याद रखेंगे दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, याद रखेंगे सीखना कहलाता है कि अनुकरण करना कहलाता है कि कल्पना की चिंतन। याद रखेंगे तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य मतलब बाहरी व्यवहार का हम जो नकल करते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, दूसरे के चीज़ों को देखकर नकल करके अपने जीवन में उसका उपयोग लाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर की बात करते हैं दोस्तों प्यारे, 32 नंबर है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हो। याद रखें तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब पूर्व ज्ञान मतलब पुरानी सीखी गई बातों का उपयोग हम नई चीज़ों को सीखने में करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण बोलते हैं, क्योंकि सीखने में सकारात्मक उपयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे हम 33 नंबर की प्रश्न की। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। याद रखेंगे सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या बोलते हैं, तो असफलता को आपका विस्मृति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विस्मृति है क्या, इसको इंग्लिश में फॉरगेटिंग बोलते हैं, या सीखी हुई जानकारी या अनुभवों को याद करने या पुनः प्राप्त करने में असमर्थता होती है। ये चीज़ याद रखना, फॉरगेटिंग इसका इंग्लिश नेम होता है, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता होती है उसको विस्मृति बोलते हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि टर्मन के अनुसार जो 90 से 100 बुद्धि लब्धि जो IQ है, किसी बच्चे का IQ कितना है दोस्तों, 90 से 100 के मध्य है, तो उसको आप कौन से बालक के अंदर रखेंगे, तो याद रखेंगे ये सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
आगे देखते हैं 35 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्या कर रहा है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1879 में। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा की गई थी, तो डब्ल्यू वुंट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डब्ल्यू वुंट के द्वारा। याद रखेंगे कब, तो 1879 में की गई थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में। ये भी चीज़ लिख दे रहे हैं, जर्मनी में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, यही आपको बताना है दोस्तों। जो भाटिया बैटरी परीक्षण है, याद रखेंगे बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण होता है, जिसमें भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था। इसमें बालकों के बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो भाटिया बैटरी प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो बुद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो आप लोग तत्परता का नियम देख रहे हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ये भी है दोस्तों। अभ्यास का नियम, ये भी सीखने में संबंध रखता है। यहाँ पे देखिएगा प्रभाव का नियम, ये भी है। लेकिन बहु अनुक्रिया का जो नियम है दोस्तों, याद रखेंगे यह सीखने के गौड़ नियमों में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यह सीखने के नियमों में शामिल नहीं है, यह सीखने के गौड़ नियमों में आता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, गौड़ नियमों में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था। आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो पावलोव ने किया था। और किस पर किया था, तो कुत्ते पर किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत के अध्ययन के दौरान उन्होंने अपने प्रयोग एक कुत्ते पर किए, जिसमें उन्होंने क्या किया, उसको भोजन और घंटी की ध्वनि के बीच संबंध स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकाने लगता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट शोध था जो पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन इस कुत्ते पर किया था। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है, जिसको माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, कि भारतीय शिक्षण जो प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। यह शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगात्मक विधि है, जिसमें अध्ययन की एक इकाई होती है। एक कौशल का प्रयोग कर छोटे समूहों में शिक्षण किया जाता है। ये बात याद रखेंगे। 36 मिनट जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। आगे देखते हैं, जो आपकी मानसिक आयु है, मेंटल एज का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया, यही आपको बताना है। तो जो याद रखेंगे 1900 के जो आपका दशक है, इसी दशक के शुरुआत में मानसिक आयु का जो प्रत्यय है बीने साइमन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, बीने साइमन के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है ना, याद रखेंगे जीन पियाजे के द्वारा बालक की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया था, और उसमें उन्होंने बताया था कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 42 नंबर की बात करते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित होता है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित विकार होता है। तो पढ़ने संबंधित विकार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो जो याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका 43 नंबर प्रश्न है, जो क्रिया प्रसूत पढ़ने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, वह स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, तो याद रखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 44 नंबर की बात करते हैं। कीडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको बता दें जो कीडरगार्टन विधि है, इसका प्रतिपादन जो जर्मनी के शिक्षा शास्त्री थे, जिनका नाम था फ्रोबेल, उन्होंने किया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। खेल आधारित इन्होंने शिक्षा का प्रावधान उन्हीं को जाता है, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, खेल आधारित शिक्षा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो फ्रोबेल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। याद रखेंगे जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके प्रतिपादक कौन है, तो याद रखेंगे किलपैट्रिक को बोला जाता है। जो आपके प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक जो किलपैट्रिक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है दोस्तों। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत आप लोगों को बहुत बता रहा हूं दोस्तों, रटा रटाया प्रश्न याद रख लेना। सामाजिक अंतःक्रिया या समाज से सीखने का जो प्रलोभन किसी को अगर जाता है तो वह वाइगोत्स्की को जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्तित्व का सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सृजनात्मकता प्राथमिक रूप से संबंधित है, अति संक्रियता होती है, इसमें अनुकरण होता है, इसमें अभिसारी चिंतन होता है कि इसमें अपसारी चिंतन होता है। आपको बता दें जो सृजनात्मक बालक होता है या प्राथमिक स्तर का जो बालक जो सृजनात्मकता के स्तर या क्षेत्र में आता है, उसकी सोच कैसी होती है, उसके चिंतन कैसे होते हैं, उसकी कल्पना कैसी होती है, इसके अनुकरण कैसे होते हैं, आपको बता दें उसकी सोच सब कुछ याद रखना, ये अपसारी चिंतन होते हैं। क्यों? क्योंकि अपसारी चिंतन में उसके तमाम एग्जाम्पल आते हैं, उसके मन में तरह तरह की चीजें आती है। जो अभिसारी चिंतन होता है केवल एक रूप पर, एक केंद्र पर, इसी पर टिका होता है कि 2 + 2 = 4 होता है, इस पर टिका होता है। लेकिन जो अपसारी चिंतन होता है 2 + 1 = याद रखेंगे 3 होता है, और प्लस यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया तो यहाँ पे और भी कुछ आने की संभावनाएं हो जाती है, याद रखेंगे। जैसे मैं कह दूं कि निबंध आप लोग लिख दीजिए, मेला पर निबंध लिख दीजिए, तो बच्चा ये किसके अंतर्गत आएगा? जब बच्चा सोचेगा मेला पर निबंध लिख दीजिए तो यह आपका अपसारी चिंतन में आएगा। मैं कह दूंगा कि 2 + 2 जोड़ दीजिए तो किसके अंतर्गत आएगा? बच्चा अभिसारी चिंतन करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक ही एग्जाम्पल है, एक ही आंसर है। क्योंकि कोई भी बच्चा 4 ही बताएगा, जो सही बताएगा, जो गलत बताएगा बात ही खत्म है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे हम प्यारे 48 नंबर प्रश्न की। 48 नंबर क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, ये आपको बताना है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान जो होता है ना, वो बालक का होता है। बालक को ध्यान में रखकर ही कोई शिक्षा दी जाती है, चाहे दुनिया की कोई भी शिक्षा हो। बालक को ध्रुव में, बालक को बीच में, बालक को केंद्र में रखकर ही दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर की बात करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, इसका इतिहास बताता हूं आपको। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं जैसे कम से कम 2 कमरे में 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षक सामग्री सुनिश्चित कराना था। और आपका जो करेक्ट होगा 1986-87 में की गई थी। आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के अंतर्गत, याद रखेंगे आरटीई के अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर पर कितना होना चाहिए दोस्तों, यही आपको बताना है। मतलब 1 to 5 मतलब एक टीचर पे कितने बालक होने चाहिए, याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस एकेडमी से मैं तो और जगह की बात नहीं करता, यहाँ पे ऐसे प्यारे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत गर्व की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लगभग जितने लोग वीडियो को वॉच करते हैं ना, उसमें से 70% ऐसे लोग हैं। मैं 70% बता रहा हूँ। अगर 100 की बात करूं दोस्तों, 100 में से 70% ऐसे लोग हैं ना कि जो सरकारी टीचर हैं। मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन कहां से जुड़े हैं लोग, कितने लोग जुड़े हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी कॉलें आती हैं, जो हमको सुधार और सुझाव भी देते हैं, जैसे कि इस चीज़ को लाइए सर, ऐसे लाइए। तो मैं इस चीज़ को लाता हूं, उनकी मदद करता हूं। तो मुझे पता है इस चीज़ को सबको आनी चाहिए। ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, शिक्षा मंत्री ने बता दिया था। और उन्होंने बताया था कि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है ना, वह मेल नहीं खा रहा है, इसलिए अब शिक्षक वैकेंसी थोड़ा लेट देंगे। यही प्रोसेस अपना को जो आपका विधानसभा में उठा था तो बात आई थी, ठीक ना। तो यह जो संबंध है वह 1 संबंध 30 का है, मतलब एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है कि विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है, जो कभी रुकती नहीं है, रुक कर होने वाली नहीं होती है दोस्तों, निरंतर होती है। याद रखेंगे, सतत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मॉन्टेसरी, याद रखेंगे जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है, किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? रटने पर? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर, अनुशासन पर, परीक्षाओं पर। आपको बता दें, जितने भी लोग देखिएगा वह देख
देकर बता देंगे कि रटने पर नहीं दिया जाता है, अनुशासन पर नहीं दिया जाता है, परीक्षाओं पर नहीं दिया जाता है। जो कीडरगार्टन विधि हो, फ्रोवेल विधि हो, मार्टेंसरी विधि हो, जो याद रखेंगे ये सभी होती है। खेल विधि हो, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 53 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। आपको मैं बता दिया, प्रभाव का नियम पूछे तभी भी, अभ्यास का नियम पूछे तभी भी, और तत्परता का नियम पूछे तभी भी। सीखने का नियम याद रखेंगे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इसके जो इसके प्रवक्ता हैं या इसके जो नियम को जिन्होंने दिया था उनका नाम है थॉर्नडाइक। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो याद रखेंगे, SOR का जो प्रस्तावित ना थी दोस्तों, ये वाटसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समय समस्त गुण के साथ शून्य भी हो, उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ शून्य भी हो वह कहलाती है अनुपात मापनी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको रेशियो स्केल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे, जहां कहीं भी आवृत्तियों को एक स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभाकृत। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्तंभाकृत होगा। यहाँ पे स्तंभ आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे जिसमें स्तंभ, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। जब आप लोगों को एक आवर्त में ऐसे ऐसे किया था तो आवृत्ति बहुभुज होता, लेकिन यहाँ पे होगा आपका स्तंभाकृत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था। तो याद रखेंगे, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो कोहलर के द्वारा दिया गया था, सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने जो प्रयोग किया था वह किस पर किया था। तो वह चिंपैंजी पर किया था। किस पर दोस्तों, चिंपैंजी पर, या उसको बोलते हैं वनमानुष। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चिंपैंजी या आपका क्या होगा, वनमानुष होगा। यहाँ पे चिंपैंजी भी लिख दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब